नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस कैंसिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय। इतिहास की इस पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 का पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। इनको आप बार बार रिवाइज करके याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बेदुइयों के जीवन की क्या विशेषताएं थी? अब 7वीं शताब्दी का मतलब है 610 ईस्वी के बाद 700 ईस्वी तक। इस समय के दौरान यानी आरंभिक दशकों में 710, 610, 620 और 630 ईस्वी के आसपास बेदुइयों यानी खानाबदोश जो जाति थी उनकी क्या विशेषताएं थी, उनके जीवन के बारे में हमें बताना है। तो बेदुइयों के जीवन की विशेषताएं। नंबर 1, अरब के लोग विभिन्न कबीलों में बंटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख के द्वारा किया जाता था। कबीलों के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे जो बुतों के रूप में मस्जिदों में पूजे जाते थे। यानी प्रत्येक कबीले के अलग अलग देवता थे और उनकी पूजा बुतों के रूप में मस्जिदों में की जाती थी। यह लोग खानाबदोश होते थे, घुमक्कड़ होते थे जो खाद्य और ऊंटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान में सूखे क्षेत्रों से हरे क्षेत्रों की ओर जाते रहते थे। इनका जो मुख्य भोजन था वो खजूर था और ऊंटों के लिए ये चारे की व्यवस्था करते थे। अगर रेगिस्तान में हरा भरा स्थान नहीं है तो ये उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर अपने खजूर, अपने खाद्य और ऊंटों के चारे के लिए चले जाते थे। कुछ खानाबदोश जाति के लोग शहरों में बस गए थे। वहाँ पर इन्होंने व्यापार और खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो ये इनके जीवन की प्रमुख 4 विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन है, आभासी क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है? आभासी वंशज के जो लोग थे इनसे पहले मक्का के अंदर उम्मैद वंश का शासन था। किसका था? उम्मैद वंश का शासन था। उम्मैद वंश के शासन को समाप्त करके अब अब्बासी वंश की स्थापना हो जाती है। अब्बासी लोग मक्का के निवासी थे तथा पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज थे। इनका विद्रोह खुरासान में शुरू हुआ था। खुरासान के अरब सैनिक इराक से आए थे। वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। खुरासान के नागरिक उम्मैद शासन से असंतुष्ट थे। खुरासान के जो नागरिक थे उन्होंने उम्मैद वंश के लोगों का या उनके शासन का विरोध शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उम्मैद वंश के जो शासक थे उन्होंने जनता से वादा किया था कि करों में छूट देने और विशेष अधिकार हम आपको प्रदान करेंगे, लेकिन ये वचन उन्होंने पूरे नहीं किए। ईरानी लोगों को उम्मैद शासन से अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा था। अतः वे उम्मैद वंश की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। 750 ईस्वी में अब्बासी वंश ने उम्मैद वंश के शासन को समाप्त कर दिया। कब समाप्त कर दिया? 750 ईस्वी में अब्बासी वंश ने उम्मैद वंश को समाप्त कर दिया, सत्ता पर अधिकार कर लिया। अब्बासी वंश ने जनता को आश्वासन दिया कि वे पैगंबर मोहम्मद साहब के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। इसी को अब्बासी क्रांति कहते हैं। यानी उम्मैद वंश को समाप्त करके अब्बासी वंश की स्थापना करना 750 ईस्वी में, और
अब्बासी वंश के शासकों ने जनता से वादा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद साहब के मार्ग पर चलेंगे। इसे ही अब्बासी क्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास उसका संदेश पहुंच जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखो, अरबों, ईरानियों व तुर्कों द्वारा स्थापित राज्यों की बहुसंस्कृतियों के उदाहरण दीजिए। अरबों द्वारा स्थापित राज्य में मुसलमान, ईसाई, यहूदी, ईरानी संस्कृतियों के लोग रहते थे। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में कमी आई, ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की। अब्बासियों की राजधानी कौन सी थी? बगदाद। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया। इस्लामी संस्थाओं तथा विद्वानों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। 9वीं शताब्दी में अब्बासी राज्य कमजोर हो गया क्योंकि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक तथा ईरान समर्थक गुटों का आपस में झगड़ा हो गया। अब इस्लामी संस्कृति की भाषा के रूप में फारसी भाषा का विकास किया गया। इस्लामी संस्कृति के स्थान पर अब किसका प्रयोग हुआ? फारसी भाषा का, यानी तुर्कों की जो भाषा थी उसका प्रयोग किया गया। अरबों की ईरानियों तथा तुर्कों के राज्यों में विद्वान, कलाकार, व्यापारी मुक्त रूप से घूमते रहते थे और अपने विचारों का प्रसार करते थे। वे कुशल घुड़सवार और वीर योद्धा होते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यूरोप व एशिया पर धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा? हम जानते हैं कि 3 धर्म युद्ध हुए थे। इन धर्म युद्धों का यूरोप और एशिया पर निम्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। देखो, मुस्लिम राज्यों ने अपनी ईसाई प्रजा के प्रति कठोर नीति अपनाई। उन्होंने ईसाई लोगों के साथ कठोरतापूर्ण व्यवहार किया। धर्म युद्धों के कारण यूरोपवासी पूर्वी देशों के लोगों के संपर्क में आए, जिसके फलस्वरूप उन्हें पूर्वी देशों की तर्क शक्ति, प्रयोग पद्धति और वैज्ञानिक खोजों की जानकारी प्राप्त हुई। धर्म युद्ध के कारण ही यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुए और नए नए पदार्थों का ज्ञान प्राप्त हुआ। यूरोप और एशिया के लोगों में धैर्य व उत्साह की वृद्धि हुई। सामंतों की शक्ति को आघात पहुंचा, यानी सामंतों की जो सामंत वर्ग था, धनवान वर्ग था, पूंजीपति वर्ग था, उनकी शक्ति में कमी आई और यूरोपीय शासकों की शक्ति में वृद्धि हुई। तो ये धर्म युद्धों का यूरोप और एशिया पर प्रभाव था। अब है निबंधात्मक प्रश्न। इसमें रोमन साम्राज्य के वास्तुकलात्मक रूपों का इस्लामी वास्तुकलात्मक रूपों से किस प्रकार या क्या अंतर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य के वास्तुकलात्मक रूप, उनका वास्तुकलात्मक रूप कैसा था? किसका? रोमन साम्राज्य का। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इस्लामी वास्तुकलात्मक रूप, फिर इन दोनों में अंतर हो जाएगा। तोरण, मेहराब, स्तंभ, गुंबद रोमन वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं थी। रोमन लोगों ने अपने भवनों के निर्माण में कंक्रीट का प्रयोग किया। उन्होंने वास्तुकला में डांट और गुंबद, ये 2 महत्वपूर्ण सुधार किए। रोम इमारतें 2 या 3 मंजिलें होती थी। रोम की जो इमारतें थी वो 2 या 3 मंजिलों वाली होती थी। इनमें डांटों के एक के ऊपर दूसरी बनाई जाती थी। डांट गोल होती थी। इन डांटों का प्रयोग नगर के द्वारों, पुलों, बड़े भवनों, विजय स्मारकों आदि में किया जाता था। अब देखो रोमन वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने, रोमन वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने। रोमन वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने, एक तो देखो यहाँ पर कोलेजियम व्यवस्था थी। 79 ईस्वी में रोम में कोलेजियम का निर्माण किया गया। कोलेजियम किसे कहते हैं? स्टेडियम को
खेल मैदान को कोलेजियम कहते हैं। तो उत्कृष्ट नमूने हैं ये रोमन वास्तुकला के। कोलेजियम 79 ईस्वी में रोम में कोलेजियम का निर्माण किया गया। डाटों का प्रयोग कोलेजियम के निर्माण में किया गया। कोलेजियम स्टेडियम के एक बड़े कटोरे के समान था जिसमें एक साथ 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। यहाँ तलवार चलाने में निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे। यानी इस कोलेजियम में तलवार चलाने का कार्य या निपुण योद्धा है वो कार्य करते थे। किन पर? जंगली जानवरों का यह मुकाबला भी होता था। फिर दूसरा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है वो है पैथिनोन का मंदिर। पहला तो है कोलेजियम, दो उत्कृष्ट नमूने आपको बताने हैं किसके? रोमन वास्तुकला के। एक तो कोलेजियम, दूसरा है पैथिनोन का मंदिर। पैथिनोन का मंदिर रोमन स्थापत्य कला का एक अत्यंत उत्कृष्ट नमूना है। इस मंदिर का गुंबद विश्व का सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है। यह गुंबद जितना ऊंचा है उतना ही चौड़ा है। तो दो आपको उदाहरण देने हैं कोलेजियम के और पैथिनोन मंदिर के। ये कौन सी वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं? रोमन वास्तुकला के। अब हम देखेंगे इस्लामी वास्तुकलात्मक रूप। इस्लामी वास्तुकलात्मक रूप में धार्मिक इमारतें इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी बाहरी प्रतीक थी। इनकी मस्जिदों, इबादतगाहों, मकबरों का बुनियादी नमूना एक जैसा था। इनमें मेहराब, गुंबद, मीनार, खुले सहन होते थे। मस्जिद में एक खुला प्रांगण सहन होता था जहां पर एक फव्वारा अथवा जलाशय बनाया जाता था। खुला आंगन एक विशाल कमरे की ओर खुलता था। इस बड़े कमरे की दो विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी? नंबर एक, दीवार में एक मेहराब होता था और दूसरी विशेषता थी एक मंच या मेंबर जहां से शुक्रवार को दोपहर की नमाज में प्रवचन दिए जाते थे। इमारत के साथ मीनार जुड़ी होती थी। मीनार का उपयोग नियत समय पर प्रार्थना करने के लिए लोगों को बुलाने के लिए किया जाता था। यानी मीनार से लोगों को आवाज लगाई जाती थी कि वो सही समय पर नमाज अदा करने के लिए शुक्रवार को दोपहर को वो पहुंचे। केंद्रीय प्रांगण दीवान के चारों ओर निर्मित इमारतों के निर्माण का वही स्वरूप केवल मस्जिदों और मकबरा में बल्कि काफिलों की सरायों यानी धर्मशालाएं, अस्पतालों और महलों में भी पाया जाता था। ये रूप जो इमारतों के प्रांगण के अंदर मस्जिदों का जो स्वरूप था वो धर्मशालाओं, अस्पतालों और महलों में भी नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया था। उम्मैदों ने नकली स्थानों में मुरस्तली महल बनवाए। यानी जो नकली स्थान थे उस पर उम्मैद वंश के लोगों ने मुरस्तली महल बनवाए। जैसे फिलिस्तीन में खिरबत अल मफजर ये महल का नाम है। जॉर्डन में कुसाइरर अमरा जो ठाठदार और विलासपुर निवास स्थानों और शिकार तथा मनोरंजन के लिए विश्राम स्थलों के रूप में काम आते थे। 850 ईस्वी में समरा के अंदर अल मुतकिल नामक मस्जिद का निर्माण किया गया जो तत्कालीन स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना है। इसकी ईंट की बनी हुई मीनार 50 मीटर ऊंची है। ये जो समरा में मस्जिद बनी हुई है इसका नाम है अल मुतवक्किल। इसकी जो मीनार बनी हुई है वो कितनी मीटर ऊंची है? 50 मीटर ऊंची बनी हुई है। तो ये थी इस्लाम की जो कलात्मक रूप है, वास्तु कलात्मक रूप है। तो हमने इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, यानी रोमन साम्राज्य की वास्तुकला और इस्लामी साम्राज्य या इस्लामी की वास्तुकला। फिर अगला छठा क्वेश्चन है निम्नात्मक। रास्ते पर पड़ने वाले नगरों का उल्लेख करते हुए समरकंद से दमिश्क तक की यात्रा का वर्णन कीजिए। यानी आपको समरकंद से दमिश्क तक की यात्रा करनी है।
उसके रास्ते में कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर पड़ते हैं उनका आपको उल्लेख करना है। इस्लामी राज्य के अंतर्गत समरकंद और दमिश्क दो प्रसिद्ध नगर थे। इस्लामी जो राज्य था उसमें समरकंद और दमिश्क दो प्रसिद्ध नगर थे। समरकंद से दमिश्क तक की यात्रा में यात्री को मरो, निसरपुर, दायलोग, इस्फहान, हमारा, बगदाद, कुफा, जेरूसलम आदि नगरों से गुजरना पड़ता था। यानी समरकंद से दमिश्क की अगर यात्रा करें तो इन शहरों में से, इन नगरों में से गुजरना पड़ता था। अब मुख्य शहर आएंगे इसमें, देखो समारा। समारा में अल मुतकिल की मस्जिद बनी हुई थी, जो तत्कालीन मुस्लिम वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना थी। यानी रास्ते में क्या आया, समारा आया और वहां पर यह मस्जिद बनी हुई थी। इसकी ईंटों की बनी हुई मीनार 50 मीटर ऊंची थी। यह कई शताब्दियों तक विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद भी थी। तो ये तो था समारा के अंदर मस्जिद का नाम आपको लिखना है और इसकी विशेषता बतानी है। ये रास्ते में आएगी समरकंद से जब दमिश्क की हम यात्रा करें। फिर है निसापुर, ये भी एक नगर है। इसकी क्या विशेषता है, देखो निसापुर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण फारसी इस्लामी केंद्र था। यह उमर ख़याम, यहाँ पर उमर ख़याम का जन्म स्थान था। बगदाद, फिर है बगदाद, यानी निसापुर के बाद में क्या आ जाता है, बगदाद। बगदाद अब्बासी खलीफा की राजधानी थी। अपनी स्थापना के बाद आधी शताब्दी के अंदर बगदाद की जनसंख्या बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंच गई थी। बगदाद इस्लामी विद्या, साहित्य, चिकित्सा आदि का प्रसिद्ध केंद्र था। बगदाद में अनेक मदरसे बने हुए थे, पुस्तकालय, विज्ञान संस्थान, अस्पताल आदि बने हुए थे। बगदाद में अब्बासियों ने विशाल महलों का निर्माण करवाया तथा वर्तमान में बगदाद इराक की राजधानी है। तो ये जो शहर आया ये बगदाद था और इसमें बगदाद की विशेषताएं बताई गई है। फिर है समरकंद। अब समरकंद में पहुंच जाते हैं। समरकंद मध्य एशिया का अत्यंत प्राचीन शहर है जिसमें अनेक सुंदर और विशाल मस्जिदें हैं। मध्य एशिया का समरकंद एक प्राचीन शहर है जिसमें अनेक सुंदर और बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई है, मकबरे, इमारती आदि बनी हुई। दमिश्क भी इस्लामी राज्य का एक प्राचीन शहर था। वर्तमान में यह सीरिया की राजधानी है। दमिश्क वर्तमान में किसकी राजधानी है, सीरिया की। तो धन्यवाद आप सभी को। आप इस वीडियो को अपने कक्षा 11 के जो सभी विद्यार्थी हैं शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।